दोस्तों ये स्टोरी का 81 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही गाड़ी में बेहोश थे। दूसरी तरफ आर्या का भी किडनैप हो चुका था और इन सब की खबर शिवाय को नहीं थी। दिव्यांश भी ऑफिस में अपना काम कर रहा था, उसे भी नहीं पता था कि उसके चाचू और उसकी सिंड्रेला चाची किडनैप हो चुकी हैं। हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोल कर देखा तो उसने एक अनजान से कमरे में खुद को पाया। हर्षवर्धन ने अपने आप को देखा तो वह चेयर से बंधा हुआ था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि वह किडनैप हो चुका है। हर्षवर्धन ने याद किया तो उसे याद आया कि कल जब वह ड्राइवर से बात कर रहा था तो ड्राइवर ने उसके मुंह पर एक स्प्रे मारा और उसके बाद से हर्षवर्धन को कुछ भी याद नहीं था। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो वहीं हीर एक कोने में लेटी हुई थी। हीर को देखकर हर्षवर्धन को थोड़ा सा सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन हीर को अभी तक होश नहीं आया था, वह बेहोश थी। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। हर्षवर्धन को खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चेयर से बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। उस कमरे में कोई भी सामान नहीं था, बस एक चेयर थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। हर्षवर्धन ने आसपास नजर घुमाई तो उसे वहां एक और लड़की दिखाई दी। वह लड़की कोई और नहीं, आर्या थी, लेकिन हर्षवर्धन को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाई, हीर हीर उठ जाओ, लेकिन हीर के कानों में हर्षवर्धन की आवाज जा नहीं रही थी। हीर सच में बेहोश थी, उसे हर्षवर्धन की बात सुनाई नहीं दे रही थी। हर्षवर्धन भी समझ गया कि हीर बेहोश है, वह उसकी बात नहीं सुनेगी। हर्षवर्धन फिर से खुद को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। हर्षवर्धन चेयर को खिसकाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चेयर भी हर्षवर्धन से खिसक नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, नैना कपूर, अगर आज मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद उस कमरे का गेट खुला। हर्षवर्धन ने आंख उठाकर देखा तो सामने नैना कपूर खड़ी थी। नैना को देखकर हर्षवर्धन जोरों से चिल्लाया, नैना तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। नैना आगे और हाथ बढ़ाकर बोली, तो अब सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी सोचने का टाइम है। तुम्हें मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। पहले तुम्हारे सामने हीर को मारूंगी, फिर उस लड़की को देखा जो उस कमरे में पड़ी है, वह कोई और नहीं बल्कि शिवाय की छुई हुई है। फिर मैं उस लड़की को मारूंगी, या दोनों मर जाएंगी तो तुम तो पागल ही हो जाओगे, और अगर तुम पागल हो गए तो शिवाय पागल हो जाएगा, और शिवाय पागल हो गया तो रघुवंशी खानदान की नींव हिल जाएगी और फिर जाकर मुझे सुकून मिलेगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, नैना कपूर, अगर आज मैं यहाँ नहीं बंधा होता तो अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता। मार तो तुम्हें शिवाय भी देता, पर मैंने ही उसे मना किया था। पर मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसे रोक लिया। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम मेरे घर में शादी करके आई थी। अगर उसी दिन मार देता तो आज यह सब कुछ देखना नहीं पड़ता। नैना कपूर हंसते हुए बोली, क्या करें, कभी कभी हमें वह सब कुछ देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया। मेरी वीडियो चलाकर तुम चाचा भतीजे ने अच्छा नहीं किया। मैंने भी वह वीडियो देखी ना, जब तुम भी देखो हीर को मरते हुए, आर्या को मरते हुए। जब मैं इन्हें मारूंगी ना और तुम देखोगे, सच कहती हूँ हर्षवर्धन, रघुवंशी, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। पता है हर्षवर्धन, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन जब जब मैं तुम्हें हीर के साथ खुश देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है तुम्हारी इस हीर उर्फ हिना बाजवा को तुम्हारे सामने मार दूं। हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था और तभी पीछे से सरफराज आया। सरफराज को देखकर हर्षवर्धन की आंखें हैरान हो गई। हर्षवर्धन जितना जानता था उस हिसाब से सरफराज इंडिया में नहीं था, बल्कि जब से शिवाय ने उसकी टांग तोड़ी थी तब से वह इंडिया से भाग गया था। सरफराज के हाथ में एक स्टिक थी और शायद उसका एक पैर नकली था। सरफराज टक टक करता हुआ कमरे में अंदर आया। सरफराज ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, मुझे देखकर हैरान हो गए।
हैरान होने का टाइम नहीं है आपके पास, कुछ ही देर में तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, सरफराज, तुमने आर्या पर गंदी नजर डाली तो शिवाय ने तुम्हारा यह हाल कर दिया। सोचो जरा, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो शिवाय तुम्हारा क्या करेगा। यह सुनते ही सरफराज जोरों से हंसने लगा। सरफराज ने कहा, लेकिन शिवाय को बताएगा कौन? शिवाय को तो मैंने पहले ही अपने जाल में कैद किया हुआ है। शिवाय को तो कल शाम तक भी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कल शाम को सब कुछ पता चल जाएगा जब वह अपनी आंखों के सामने 3 लाश देखेगा। हर्षवर्धन चिल्लाया, सरफराज, औकात में रहकर बात कर। तू जानता भी है किसे मारने की बात कर रहा है? हर्षवर्धन रघुवंशी नाम है मेरा। अगर अपने आप पर आ गया तो शिवाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दोनों को जिंदा जमीन में यहीं गाड़ दूंगा। सरफराज हंसते हुए बोला, कैसे करोगे? तुम्हारी हालत तो उठने की भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम हमें जिंदा गाड़ दोगे? कुछ भी कहो, लेकिन रघुवंशी डायलॉग अच्छे मारते हैं। तभी हीर को धीरे धीरे होश आने लगा। हीर के सिर में भी दर्द हो रहा था। हीर जैसे जैसे बैठ गई, उसने आसपास नजर घुमा कर देखा तो उसे हर्षवर्धन, सरफराज और नैना दिखाई दिए। हीर के चेहरे पर घबराहट आ गई। हीर हर्षवर्धन को देखकर बोली, साहब। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो उसे एक राहत की सांस मिली कि उसकी हीर ठीक है। हर्षवर्धन ने फिर हीर को समझाते हुए कहा, हीर, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पैनिक मत हो, वह सब ठीक है। लेकिन हीर को आज बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हीर को सब याद आ गया जब सरफराज और नैना दोनों ने मिलकर उसे जहर दिया था। अब हीर अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, पीहू के डैडी, इन्होंने ही मुझे जहर दिया था। यह सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें लाल हो गई। अगर आज वह खुला होता तो दोनों को मार चुका होता, लेकिन वह मजबूर था और यह भी जानता था कि वह हमेशा मजबूर नहीं रहेगा। जब उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी तब वह उन्हें अपना असली रूप दिखाएगा। थोड़ी देर बाद आर्या को भी होश आने लगा। आर्या भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भी अपने सामने जब सबको देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वह जल्दी से उठी और हीर के पास गई और हीर को गले लगाकर बोली, चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू, यह सब क्या हो रहा है? आर्या ने फिर सरफराज को देखकर कहा, चाचू, यह वही है जो रजावत हाउस आया था। हर्षवर्धन आज बहुत विवश था। आर्या और हीर दोनों ही उससे बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी और वह चाह कर भी सरफराज को फिनिश नहीं कर पा रहा था। सरफराज ने आर्या और हीर दोनों को देखकर कहा, हाँ हाँ, लगाओ मेरी शिकायत अपने चाचू से, मैं भी तो देखूं तुम्हारा चाचू मेरा क्या बिगाड़ता है। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, एक बार मुझे खोल कर देख, फिर बताता हूँ मैं तुझे कि मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ। तेरी दूसरी टांग भी ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी हर्षवर्धन नहीं। यह सुनते ही सरफराज ने एक मुक्का हर्षवर्धन के मुंह पर मारा। हर्षवर्धन का चेहरा साइड हो गया और हीर और आर्या के मुंह से चीख निकल गई। आर्या रोते रोते बोली, प्लीज चाचू को कुछ मत करो, प्लीज चाचू को छोड़ दो, प्लीज कुछ मत करो। सरफराज ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देख कर कहा, क्या बात है, तुम तो चलती फिरती खूबसूरती की मिसाल हो। चलो छोड़ देता हूँ तुम्हारे चाचू को, तो बताओ तुम मुझे बदले में क्या दोगी? यह सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हीर ने आर्या को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, सरफराज, औकात में रह, तू जानता नहीं है तू किससे क्या बकवास कर रहा है। लगता है तेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। सरफराज ने एक और मुक्का हर्षवर्धन के चेहरे पर जड़ दिया। हर्षवर्धन के होठों से खून आने लगा। हीर और आर्या दोनों की चीख निकल गई। नैना कपूर तो हाथ बांधे बस नजारे देख रही थी। शायद नैना कपूर को नहीं पता था कि आज उसका और सरफराज का आखिरी दिन है। अगर शिवाय को भनक भी लग गई कि सरफराज ने उसके चाचू को हाथ लगाया है तो सरफराज का पैर तो वह पहले ही काट चुका था, आज हाथ भी धड़ से अलग कर देता। आर्या ने फिर से रोते हुए कहा, प्लीज चाचू को छोड़ दो। सरफराज ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सामने एक डील रखी है, तुम्हें पसंद है तो तुम वह डील एक्सेप्ट कर सकती हो। तो बताओ, तुम्हारे चाचू को छोड़ने का तुम मुझे क्या दोगी? आर्या का रोना और तेज हो गया और हीर, उसने आर्या को अभी भी कसकर बच्चों की तरह गले लगाया हुआ था।
हीर अपनी जुबान में बोली, यह तो अभी बच्ची है। यह सुनते ही सर्फराज ने गर्दन हाँ में की और हीर को देखकर कहा, तुम तो बड़ी हो, हर्षवर्धन को छोड़ दूंगा। तुम बता दो, तुम मुझे क्या दोगी? हमेशा क्या हर्षवर्धन के करीब रहना चाहती हो? कभी दूसरों को भी मौका दो। हीर और आर्या रो रही थी। सर्फराज उन्हें जी भरकर बेइज्जत कर रहा था। हर्षवर्धन वहां से सिवाय गुस्से के कुछ नहीं कर सकता था। हर्षवर्धन ने कभी नहीं सोचा था कि जब उसकी जिंदगी में ठहराव आएगा तो उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तभी उस कमरे में दो आदमी आए। उन दोनों आदमियों को देखकर हीर आर्या और ज्यादा डर गई। सर्फराज ने उन आदमियों को देखकर कहा, मेरे एक इशारे पर हर्षवर्धन को शूट कर देना। उन दोनों आदमियों ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी अपनी बंदूक निकाल ली। सर्फराज एक टांग से लड़खड़ाता हुआ हीर और आर्या के पास गया। हीर और आर्या पहले ही एक कोने में बैठी हुई डर रही थी। सर्फराज के करीब आने से उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। सर्फराज ने आगे बढ़कर हीर की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। हर्षवर्धन चिल्लाया। हर्षवर्धन के चिल्लाने से सर्फराज को सुकून मिल रहा था। हीर का पल्लू एक तरफ से हीर ने पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से सर्फराज ने। सर्फराज उसे खींच रहा था और हीर भी पूरी जान लगाकर उसे खींच रही थी। आर्या ने आगे बढ़कर सर्फराज को मारना शुरू कर दिया तो वहां खड़े एक आदमी ने आर्या को पीछे से पकड़ लिया और फिर सर्फराज को देखकर बोला, सर अगर आपकी इजाजत हो तो इसे मैं ले जाऊं? सर्फराज ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह आदमी आर्या को खींचने लगा। आर्या जोरों से चिल्लाने लगी और उस आदमी को मारने लगी, लेकिन वह आदमी आर्या की ताकत के सामने बहुत ज्यादा मजबूत था। आर्या की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। हर्षवर्धन चिल्लाया, सरफराज अभी भी मौका है, अपने हाथ रोक लो। मैं सच कहता हूँ, अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ तो सिवाय दुनिया में आग लगा देगा। सरफराज ने हीर के पल्लू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लगने दो आग, लेकिन उससे पहले मैं अपनी आग तो बुझा लूं। इतना कहकर वह फिर से हीर के पल्लू को खींचने लगा। सरफराज जान नहीं लगा रहा था, बल्कि बस वह हीर को तड़पते हुए देखना चाहता था और हीर उसकी उम्मीद पर खरी उतर रही थी। हीर को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शायद इतना डर तो तब भी नहीं लगा जब सरफराज और नैना ने उसे जहर पीने के लिए कहा था। हर्षवर्धन ने एक उम्मीद भरी नजरों से नैना को देखकर कहा, नैना कुछ तो शर्म करो, तुम अपनी लड़ाई में किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकती। नैना ने हर्षवर्धन की आंखों में देखकर कहा, क्यों, क्या सिवाय मेरी इज्जत के साथ नहीं खेला? क्या सिवाय ने मेरी वीडियो क्लिप उस स्क्रीन पर नहीं चलाई? क्या दुनिया वालों के सामने सिवाय ने मेरी बेइज्जती नहीं की? अब तुम्हारे घर की इज्जत जा रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हर्षवर्धन गुस्से में बोला, लेकिन इन सब की शुरुआत तो तुमने पहले की थी ना। अगर तूने मेरे और हीर के प्राइवेट मोमेंट को सबके सामने नहीं दिखाती तो सिवाय भी ऐसा कुछ नहीं करता। नैना हर्षवर्धन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अब तो जो मैं करूंगी वह सिवाय भी करेगा। हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था। हर्षवर्धन एक नजर फिर से सरफराज को देखा, जो अब भी हीर के पल्लू को पकड़कर खींच रहा था और वह आदमी आर्या के बालों को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन आर्या बाहर की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि रो रो कर कह रही थी, चाचू प्लीज मुझे बचा लो, चाचू प्लीज, चाचू दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और हर्षवर्धन को इस हालत में देखकर नैना कपूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नैना कपूर ने अगले ही पल हर्षवर्धन की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, हर्षवर्धन, मुझे यही बेबसी, यही डर और यही खामोशी को तुम्हारे चेहरे पर देखना था और आज देखो मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। तुमने जानबूझकर वह कंपटीशन रखा था कि मुझे हरा सको और देखा तुमने मुझे हरा भी दिया, लेकिन हारने के बाद भी मैं ही जीत गई। तुम्हारे घर की इज्जत आज तुम्हारे सामने नीलाम होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर्षवर्धन ने एक बार फिर गीली आंखों से नैना को देखकर कहा, नैना कुछ तो शर्म करो, तुम भी एक औरत हो और समझती हो कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितनी अहम होती है। मना कर दो सरफराज को, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। हर्षवर्धन रघुवंशी तुमसे वादा करता है, अगर तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी भी मांग लोगी तो मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। रोक दो यह सब, और अगर नहीं रोक सकती तो बंदूक उठाकर मेरे सीने में गोली मार दो। मैं नहीं देख पाऊंगा नैना, मैं यह सब नहीं देख पाऊंगा। कहकर हर्षवर्धन चिल्ला रहा था। उसके गले में जितना दर्द था यह बात नैना समझ रही थी।
नैना ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा चाहिए। मैं तो तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, रोते हुए देखना चाहती हूँ, चीखते हुए देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सरफराज हीर की साड़ी निकाल चुका था और यह देखकर हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद कर ली। देखकर सरफराज हर्षवर्धन के पास गया और उसके मुंह पर मार के बोला, आंख खोल कर तो देख, तेरी बीवी बिना साड़ी के कैसे लगती है। इतना कहकर वह हीर की साड़ी की खुशबू लेने लगा और फिर मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, यार क्या बात है, तूने तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा को अपनी बीवी बनाया हुआ है। मैंने आज से पहले इतनी प्यारी खुशबू कभी नहीं महसूस की, लेकिन आज देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही महसूस करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ उस बॉडीगार्ड ने आर्या को 2 थप्पड़ जड़ दिए। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उस बॉडीगार्ड ने आर्या के बालों को पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा और आर्या पूरे तरीके से सुन्न पड़ चुकी थी। उसके अंदर खुद को बचाने की हिम्मत नहीं थी। बॉडीगार्ड हर्षवर्धन के सामने आर्या को बाहर खींचता हुआ ले गया। इस वक्त आर्या हर्षवर्धन की आंखों में देख रही थी और हर्षवर्धन बेबसी से आर्या की आंखों में चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। बॉडीगार्ड दूसरी तरफ हीर भी दीवार में मुंह लगाए खड़ी थी, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि अब वह खुद को छुपा नहीं पाएगी। हीर बेहिसाब रो रही थी। हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन हार मान चुका था। वह जानता था वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने नैना को पूरी प्रॉपर्टी देने का भी वादा कर दिया, लेकिन नैना को इस वक्त हर्षवर्धन को हारते हुए देखना था, इसलिए वह हार मान गया और शायद नैना की सबसे बड़ी गलती यही थी। तभी एक बाहर चाटे की आवाज आई। सरफराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर की साड़ी एक कोने में फेंकी और हर्षवर्धन का चेहरा एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, देखो सिवाय की छुई मुई कितनी नौटंकी करती है। अगर नौटंकी ना करे तो मेरे बॉडीगार्ड उसे हर्ट ना करे, आराम से उसके साथ सब कुछ कर लें, लेकिन इतनी अकड़ दिखा रही है। अकड़ दिखाएगी भी क्यों नहीं, आखिर वरदान सिंह रजावत की बेटी है, शिवास रघुवंशी की बीवी है, अकड़ तो उसके खून में है। तभी एक और चाटा लगने की आवाज आई। सरफराज फिर से मुस्कुराकर बोला, लगता है मेरे बॉडीगार्ड मिल बांट कर खा रहे हैं। हर्षवर्धन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बीवी को तो बस मैं प्यार करूंगा और आर्या, उसे तो मेरे आधे दर्जन बॉडीगार्ड प्यार करेंगे। फिर भी तुम नाराज हो। मैंने तुम्हें कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और तुम तो अपनी बीवी को मेरे साथ लाइव देखोगे, आर्या को तो देख भी नहीं पाओगे। उसके बाद भी तुम परेशान हो। हर्षवर्धन की आंखों से पानी बहने लगा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अब वह कुछ भी नहीं देखना चाहता था। अंदर से हर्षवर्धन मर चुका था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और सरफराज, चाहो तो मुझे गोली मार दो, पर यह मत करो। सरफराज ने कहा, गोली भी मार दूंगा, लेकिन तुझे यह सब दिखाने के बाद रघुवंशी खानदान में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। एक एक करके सबको मार दूंगा। पहले मैं अपनी थोड़ी सी भूख तो मिटा लूं, उसके बाद तेरी चाहत भी पूरी कर दूंगा। हर्षवर्धन ने नैना को देखा, जो मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देख रही थी। नैना ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा, और देखो कितना महंगा पड़ गया। इतना महंगा कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे देकर भी इस महंगे पंगे को ठीक नहीं कर पाओगे। तभी उस कमरे के अंदर एक बॉडीगार्ड आकर गिरा। सरफराज ने उस बॉडीगार्ड को देखा तो उस बॉडीगार्ड के मुंह से, हाथ से, पैर से खून आ रहा था। उसकी एक आंख तो पूरी तरीके से लाल थी। हर्षवर्धन ने उस बॉडीगार्ड को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फिर दांत पीसते हुए सरफराज को देखकर कहा, क्या सोच रहा है? यही कि इस बॉडीगार्ड की हालत किसने की, तुझे नहीं पता? किसने की? मेरा शेर आ गया और अब देख तुझे कुत्ता बनाकर मारेगा। बहुत डायलॉग मार रहा था ना, तो अब तेरे सारे डायलॉग तेरी जुबान में ही दबकर मर जाएंगे, क्योंकि तेरी जुबान ही सिवाय काट देगा। हर्षवर्धन ने इतना ही कहा था कि एक और बॉडीगार्ड उस कमरे में आकर गिरा। उस बॉडीगार्ड की हालत तो पहले वाले बॉडीगार्ड से भी ज्यादा बुरी थी। दूसरे बॉडीगार्ड को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। उसने नैना को देखकर कहा, अब क्या करोगी तुम? अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आज तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा, या तुम्हें मारकर मैं क्या करूंगा? मेरा क्या फायदा? वैसे भी हमारे पिताजी कहते थे लड़कियों को माफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन
लेकिन तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम खुद को आईने में नहीं देख पाओगी। नैना और सरफराज एक दूसरे को देख रहे थे और अपना सलाइवा गटक रहे थे। सरफराज भी समझ गया था कि सिवाय वापस आ गया। सरफराज ने सिवाय को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन शायद सरफराज भी नहीं जानता था कि सिवाय सच में शेर है, उतना कि चौकन्ना ही रहता है जितना एक शेर रहता है। अभी उस कमरे में एक और बॉडीगार्ड आया और वह सरफराज के ऊपर गिरा। सरफराज उसके गिरने से जमीन पर गिर पड़ा और तभी वहां सिवाय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। उसके सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसने अपनी बाजू फोल्ड की हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में दुनिया भर का गुस्सा था। सिवाय के बिल्कुल पीछे दिव्यांश और राजवीर खड़े थे और उनके पीछे वरदान, जिसने आर्या को गले लगाया हुआ था और आर्या अपने पापा के गले लगकर सुबक रही थी। उन सबको वहां देखकर सरफराज की तो हालत ही खराब हो गई और नैना, वह तो ऐसी हो गई थी जैसे वह सोई नहीं। नैना ने तो कभी नहीं सोचा था कि वह पैसा पा सके और वह पैसा उल्टा उसी का नुकसान करेगा। नैना लंबी लंबी सांस ले रही थी और तभी राजवीर बोला, नैना कपूर, लंबी लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम आधी हैरान हुई हो, पूरी हैरान होना बाकी है। इतना कहकर उसने नित्या के बालों को पकड़ा और खींचकर उस कमरे में लाया। राजवीर ने नित्या के बालों को इतनी बुरी तरीके से छोड़ा कि नित्या जाकर नैना के पैरों में गिर पड़ी। नैना ने वहां नित्या को देखा तो और ज्यादा हैरान हो गई। नैना को समझते देर नहीं लगी, अब तो उसका बचना मुश्किल है। लेकिन नित्या को वहां देखकर उसे टेंशन होने लगी। वह नित्या को इन सब चीजों से दूर रखती थी, लेकिन फिर भी वह नित्या को दूर रख नहीं पाई। नैना ने जो रघुवंशी फैमिली के साथ किया, अब रघुवंशी फैमिली नित्या के साथ वही करने वाली थी। दिव्यांश आगे आया। उसने सबसे पहले हर्षवर्धन के हाथ खोले। सबने एक बार हीर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह हीर को बहुत इज्जत देते थे, लेकिन हीर की साड़ी देखकर उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। राजवीर ने अपना कोट उतारा और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ा दिया। हर्षवर्धन ने जल्दी से राजवीर का कोट लिया और हीर के पास जाकर उसे पीछे से कवर कर दिया। हर्षवर्धन के एहसास होते ही हीर फूट फूट कर रोने लगी। हीर तो जब से होश में आई थी बस रो ही रही थी, लेकिन अब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। हर्षवर्धन ने उसे सीधा जाकर गले लगा लिया और हीर बस हर्षवर्धन के सीने में लगी हुई जोर जोर से रो रही थी। हीर को ऐसे रोता हुआ देखकर सारे इमोशनल हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहते वह हीर से उन्हें आने में देरी हो गई? क्या कहते वह हीर से कि चुप हो जाओ? वह तो इसी बात का शुक्र मना रहे थे कि वह टाइम से पहुंच गए। अगर उन्हें थोड़ी भी देरी हो जाती तो शायद वह हीर का चेहरा दोबारा नहीं देखते। सिवाय ने सरफराज को देखकर कहा, जो अभी जमीन पर पड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। सिवाय बोला, मेरी सिंड्रेला चाची, जितना रोएंगी मैं तुम्हें उतनी ही बदतर मौत दूंगा। मौत भी तुम्हें देखकर शर्म से मर जाएगी। इतनी बुरी तरीके से मारूंगा मैं तुम्हें। और यह नैना और नित्या, आज इनकी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। सिवाय नैना के पास गया तो नित्या को गले लगाकर बिल्कुल ही साइड में खड़ी थी। सिवाय बोला, क्या हुआ? डायलॉग खत्म हो गए? अब मेरे चाचू को कुछ नहीं बोलना। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें छोड़ देता हूँ, नित्या को मार देता हूँ। नैना चिल्लाई, नहीं सिवाय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सिवाय बोला, क्यों नहीं करूंगा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे चाचू से कह रही थी कि जो मैं करूंगी वह सिवाय करेगा, तो सिवाय वही करेगा जो तुमने किया। इतना कहकर उसने नित्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गाल को दबाते हुए बोला, अच्छा नैना, अगर सारे मिलकर नित्या के साथ वही सब करे जो सरफराज मेरी चाची के साथ करना चाहता था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वह भी तुम्हारी आंखों के सामने। नैना के दिल की धड़कनें डबल हो गई और नित्या, उसने तो कभी नहीं सोचा था कि सिवाय उससे ऐसी बात भी कर सकता है। नित्या सिवाय राजवीर दिव्यांश तीनों को जानती थी और वह यह भी जानती थी कि तीनों ही शरीफ हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नैना अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, सिवाय तुम सब यह नहीं करोगे, तुम लोग तो शरीफ हो ना? राजवीर बोला, कौन सी किताब में लिखा है कि हम सब शरीफ हैं? इतना कहकर राजवीर ने भी नित्या की कलाई पकड़ी और उसे एक हाथ से अपने गले लगाकर कहा, वैसे भी नित्या को तो मेरे करीब आना था, तो चलो तुम्हारे सामने ही नित्या के करीब आकर रखता हूँ। तुम भी देख लेना कि तुम्हारी बहन का परफॉर्मेंस कैसा है। नित्या ने हाथ जोड़कर बोला, राजवीर प्लीज ऐसा कुछ मत करो। राजवीर ने कहा, क्यों नहीं करूं? अभी तुम्हारी बहन मेरी चाची और सिवाय की छुई मुई की सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी। अब क्या हम
सब एंजॉय नहीं करेंगे? इतना कहकर राजवीर ने भी नित्या को दिव्यांश की तरफ फेंक दिया। दिव्यांश 2 कदम पीछे हटकर कहा, यार तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है करो, मैं इस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरा कोई ईमान धर्म है कि नहीं? मैं क्या हर जगह मुंह मारता फिरता हूँ? मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सब करोगे तो तुम सबको देख जरूर लूंगा। शिवाय ने नैना को देखकर कहा, तो बताओ नैना कपूर, क्या किया जाए तुम्हारी बहन के साथ? वैसे दिव्यांश सही कह रहा है, गंदी चीज को तो हम भी हाथ नहीं लगाते। या तुम्हारी बहन या हमारे लिए गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है, और हम गंदगी से दूर रहते। इतना कहकर उसने शिवाय ने नित्या के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। नित्या के गाल पर चाटा मारने के बाद शिवाय ने आगे बढ़कर नित्या के बालों को पकड़कर उठाया और नैना के सामने ले जाकर बोला, अब बताओ नैना, तुम्हारी बहन के साथ क्या किया जाए? तुम ही बता दो क्या करना है, क्योंकि हम तुम्हारे जितने घटिया तो है नहीं जो किसी की इज्जत की परवाह ना करे और अपने सुकून के लिए किसी की इज्जत उतार दें। तो हम तुम्हारी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत तो नहीं करेंगे। तो तुम ही बताओ क्या करें तुम्हारी बहन का? इतना कहकर शिवाय ने एक चाटा नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या फिर से जमीन पर जा गिरी। नैना ने अपनी बहन को उठाया और अपने गले लगा लिया। नैना समझ चुकी थी कि अब उसका और नित्या का खेल खत्म हो चुका है। नैना घुटनों के बल शिवाय के सामने बैठ गई और बोली, मुझे माफ कर दो शिवाय, मैं गुस्से में पागल हो गई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। प्लीज मुझे मेरी बहन को छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। शिवाय बोला, तुम्हें माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हें माफ करेंगी मेरी चाची, तुम्हें माफ करेंगे मेरे चाचू। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मेरे चाचू चाची ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। नैना ने हर्षवर्धन की तरफ देखा जो अब भी हीर को अपने सीने से लगाए खड़ा हुआ था। नैना ने फिर अपना सिर हर्षवर्धन के जूतों पर रखा। माफी मांगते हुए कहा, हर्षवर्धन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं माफी लायक नहीं हूँ, फिर भी तुम तो रघुवंशी परिवार के अच्छे बेटे हो, समझदार हो। तुमने तो मेरी कितनी ही गलतियों को माफ किया है, एक और गलती माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। प्लीज हर्षवर्धन मुझे और मेरी बहन को माफ कर दो। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, नैना अगर आज सिवाय वक्त पर नहीं आता तब तुम क्या करती? मैंने तुम्हें रघुवंशी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ऑफर की थी ताकि तुम मेरी हीर को छोड़ दो, लेकिन तुम तो अपने एटीट्यूड को सबसे ऊपर रख रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मेरे बच्चे मुझे बचाने नहीं आएंगे? तुम तो कुत्ते की पूंछ हो जिसे 12 साल तक भी नली में रखा जाए तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। अब जब सब पलट गया तो तुम माफी मांग रही हो मेरे सामने, अपना सिर जमीन पर रख रही हो, हाथ जोड़ रही हो, क्योंकि अब तुम्हारी बहन की इज्जत पर आ गई। तो तुमने मेरे बारे में सोचा कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी जब इस कुत्ते सरफराज ने मेरी हीर के आंचल को छुआ था? सरफराज तो कोने में बैठा हुआ था, चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वैसे वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इतना तो सरफराज भी समझ गया था कि आज उसका बचना मुश्किल है। नैना अभी भी हाथ जोड़े हर्षवर्धन को देख रही थी और हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नैना के जबड़े को पकड़कर अपने हाथ को कसते हुए कहा, नैना कपूर, आज तो तुम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो। मैंने कहा था ना, अगर मैं बच गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक चाटा नैना के गाल पर मार दिया और नैना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। इतने में राजवीर नित्या के बालों को पकड़कर उठाया और बोला, चाचू इस छिपकली का क्या करना है? क्यों ना इस छिपकली को कहीं बेच दिया जाए? कोई तो होगा जो इस जहरीली नागिन के जहर को खुद में झेल लेगा। इतना कहकर राजवीर ने भी एक चाटा नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या तो हैरानी से राजवीर को देख रही थी। उसने कभी भी राजवीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। राजवीर का शांत नेचर ही तो नित्या को पसंद था, लेकिन आज राजवीर बहुत गुस्से में था। और गुस्से में होता भी क्यों ना, बात आज उसकी फैमिली की थी। नित्या और नैना ने आज जो कुछ भी हीर के साथ करने की कोशिश की थी उसके चलते तो उन दोनों बहनों को सच में किसी को बेच देना चाहिए था, ताकि वह भी उसी दर्द से गुजरती जिस दर्द से वह हीर को गुजरते हुए देखना चाहती थी। नैना ने भी एक बार फिर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और अपना सिर उसके जूतों के पास लेकर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हर्षवर्धन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बहन को जाने दो। मैं सच कहती हूँ गुस्से में बह गई थी। मुझे इस सरफराज ने ना जाने कितने लालच दिए थे और मैं इसके लालच में आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बहन को जाने दो।
हर्षवर्धन ने भी नैना के बालों को पकड़कर उठाया और उसका सिर दीवार में मार दिया और गुस्से में बोला, नैना आज तुम बच नहीं सकती, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नैना के सिर से खून आने लगा। नित्या नैना का खून देखकर चिल्ला पड़ी और भागती हुई उसके पास आई। नित्या नैना को संभालती हुई रोने लगी। उसने हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज प्लीज जीजू, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मैं और मेरी बहन इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। हर्षवर्धन ने गुस्से में नित्या को देखकर कहा, कौन जीजू, किसका जीजू? तुम्हारी बहन ने मुझे अपना पति कभी माना ही नहीं और मैं तुम्हारी बहन को एक घटिया औरत से ज्यादा कुछ नहीं समझता, तो मुझे जीजू कहकर इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। राजवीर आगे आया और वह नित्या के बालों को पकड़ने ही वाला था कि हर्षवर्धन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू अगर आज हमने इन्हें माफ कर दिया तो यह दोबारा ऐसी ही गलती करेंगे और जरूरी नहीं कि हर बार हम वक्त पर पहुंच जाएं। देखिए जरा चाची को क्या हालत हो गई है उनकी। हीर तो अब भी सर झुकाए बस रो रही थी। वह जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में उसे बहुत शर्म आ रही थी। हालांकि हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के कंधे पर लपेटकर खुद से चिपकाया हुआ था, फिर भी वह समझ रहा था कि इस वक्त वह किस सिचुएशन से गुजर रही है। हर्षवर्धन ने एक बार फिर अपने हीर का माथा चूम कर कहा, हीर कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रोकर उनके सामने खुद को कमजोर महसूस मत कराओ। मैं आज इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि यह कभी भी इतनी गंदी हरकत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हर्षवर्धन ने सिवाय को देखकर कहा, सरफराज को मार दो और उसका इल्जाम नैना कपूर पर डाल दो। नैना कपूर जेल चली जाएगी। नैना कपूर ने यह सब सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हर्षवर्धन को देखकर ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, अगर तुम जेल नहीं गई तो हम नित्या को मार देंगे। नैना का दिल जोरों से धड़कने लगा। नित्या को भी इस वक्त बहुत डर लग रहा था। दिव्यांश ने अपनी बाइक से बंदूक निकाली और नित्या को पॉइंट कर दिया। राजवीर ने दिव्यांश के हाथ से बंदूक ले ली और मुस्कुराकर कहा, यह नेक काम मैं कर लूंगा, क्योंकि इस लड़की ने मेरे और रूही के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब इस लड़की को तो मैं अपने हाथों से मारकर स्वर्ग पहुंचा दूंगा। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, अब बताओ, जाओगी जेल? सरफराज के खून का इल्जाम अपने सिर लोगी भी या नहीं? नैना कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर हर्षवर्धन को देख रही थी, लेकिन हर्षवर्धन नैना को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नैना ने आज जो कुछ भी किया था उसके चलते तो हर्षवर्धन को नैना को जान से मारना था, लेकिन हर्षवर्धन ने नैना को तड़पाने की सोची थी, एक ऐसी सजा देने की सोची थी जिसके चलते उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके चलते वह पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगी, जिसके चलते उसकी जवानी जेल में कटेगी, और इससे भयानक सजा नैना के लिए हो ही नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, अगर इसकी बहन अपना गुनाह कबूल करने के लिए मना कर दे तो बेझिझक नित्या को गोली मार देना। इतने में सिवाय ने सरफराज का कॉलर पकड़ लिया और उसे एक और पंच मारा। सरफराज लड़खड़ाते कदमों में गिर पड़ा। उसकी नकली पैर उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। वह जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसने दीवार का सहारा लिया हुआ था। सिवाय बोला, अब तू किसी का भी सहारा ले ले, लेकिन आज तो तुझे मैं जान से मार कर रहूंगा। उस दिन तो तेरा हेलीकॉप्टर तुझे लेकर निकल गया था, लेकिन आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर सिवाय ने एक और पंच सरफराज के मुंह पर मारा और सरफराज फिर से गिर पड़ा। सिवाय ने सरफराज को बहुत मारा। उसके मुंह से आंख से खून निकलने लगा था। उसकी आंख फूट चुकी थी। सरफराज ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो सिवाय। सिवाय बोला, यह डायलॉग मुझे बहुत पुराना लगता है और यह फिजूल का डायलॉग है। पता नहीं तुम लोग यह डायलॉग कितनी बार मार चुके हो, जबकि अच्छे से जानते हो कि रघुवंशी ब्रदर्स का माफ करने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर उसने फिर से सरफराज के मुंह पर लात मारी। सरफराज के मुंह से और ज्यादा खून आने लगा। सिवाय ने एक और पंच बनाया और सरफराज को मारा, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज आई, सिवाय बस करो, सरफराज को मैं मारूंगा, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं है, मेरा गुनहगार भी है। सिवाय ने पलट कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि वरदान था। वरदान अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि वह आर्या को संभाल रहा था। वरदान ने सिवाय को अपने पास आने का इशारा किया ताकि वह आर्या को संभाल ले। सिवाय भी वरदान के कहने पर आर्या के पास चला गया और उसने आर्या की कलाई पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। आर्या सिवाय के सीने से लग गई।
लेकिन अब वह चुप हो गई थी। सिवाय के सीने से लगने के बाद तो आर्या को और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वरदान सरफराज के पास गया और उसने भी एक पंच बनाया और सरफराज के मुंह पर जड़ दिया। सरफराज वरदान के पैर पकड़ता हुआ बोला, वरदान हम तो पुराने दोस्त हैं ना, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सरफराज ने वरदान का कॉलर पकड़ कर उठाया और उसके गाल पर एक चाटा मार कर कहा, मैं तेरा दोस्त हुआ और हीर मेरी बेटी, तो बता तू मेरी ही बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत करने वाला था और तुझे लगता है कि वरदान तुझे छोड़ देगा? यहाँ खड़े हुए एक भी शख्स को तुझ पर तरस नहीं आएगा। तेरी जिंदगी तो आज हमारे हाथों ही खत्म होगी। इतना कहकर वरदान ने सरफराज को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा दिया और उसे एक दीवार की तरफ फेंक दिया। सरफराज जाकर दीवार में लगा और यह नजारा देखकर हीर, नैना, नित्या और आर्या चारों ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि यह नजारा बहुत भयानक था। आर्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल उसका मिस्टर ऑलराउंडर है। उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तो उसके पापा है। वरदान ने भी पूरी खुन्नस सरफराज पर निकाली। उसने भी सरफराज को बहुत मारा, इतना कि उसके दूसरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, वह खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। खूब मारने पीटने के बाद वरदान ने सिवाय को देखा और सिवाय ने अपनी बंदूक निकालकर नैना के हाथ में रखते हुए कहा, मारो नैना कपूर। नैना ने एक बार ना में गर्दन हिला दी। नैना कपूर को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वह चाहे जैसी भी थी, लेकिन उसने कभी किसी का खून नहीं किया था और आज सिवाय नैना कपूर से खून करवाने वाला था। नैना कपूर भी यही डिजर्व करती थी। एक लड़की होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। सिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ नैना कपूर, अब तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? सरफराज को मारना नहीं चाहती? क्यों नहीं मारना चाहती? तुम्हारे जिस्म की आग को तो कोई भी मिटा देगा, या फिर तुम्हें अपने बेड पर सरफराज ही चाहिए? नैना ने कसकर आंखें बंद कर ली। नैना नहीं जानती थी कि वह जितनी बेइज्जत इस वक्त हर्षवर्धन को कर रही है, उससे कहीं ज्यादा वैसा ही रघुवंशी ब्रदर्स उसे परेशान कर सकते हैं। वह तो बस यह सोच रही थी कि आज वह जीत जाएगी, लेकिन वह जीती नहीं, बल्कि वह तो बुरी तरह हार गई। रघुवंशी ब्रदर्स उससे भी ज्यादा उसे परेशान कर सकते थे, उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो एक संस्कारों से बंधी फैमिली से जुड़े हुए थे, जो चाह कर भी नित्या और नैना के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे। सिवाय ने नैना को देखकर फिर से चिल्लाते हुए कहा, नैना, अगर तुमने सरफराज को गोली नहीं मारी तो राजवीर तुम्हारी बहन को तुम्हारी आंखों के सामने मार देगा। नैना जानती थी अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसने कांपते हाथों से सरफराज की तरफ निशाना लगाया और तभी 2-3 गोलियां सरफराज के सीने में जाकर लगी। नैना हैरान हो गई, क्योंकि वह गोली नैना ने नहीं चलाई थी। नैना ने पलट कर देखा तो वह गोली वरदान ने चलाई थी। आखिर सरफराज वरदान का सबसे बड़ा गुनहगार था। सरफराज मर चुका था। सबके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन नैना के चेहरे पर डर था। उसे रघुवंशी ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। वैसे भी नैना यही डिजर्व करती थी। एक औरत होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी ऐसी सिचुएशन को वह एंजॉय कर रही थी। सिवाय ने मुस्कुराकर नैना को देखा और बोला, फाइनली तुमने सरफराज को मार दिया। बड़ी बेरहम औरत हो, जो तुम्हारा बिस्तर पर जरूरत पूरी करता था, तुमने उसे ही मार दिया। तुम सरफराज की ना हो पाई तो किसकी होगी? बेचारा सरफराज तुम्हारे लिए इंडिया भी आ गया, यह जानते हुए भी कि अगर सिवाय के हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद भी तुमने सरफराज को मार दिया। कितनी बड़ी कातिल हो तुम। नैना हैरानी से सिवाय को देख रही थी। नैना इतनी बेवकूफ तो नहीं थी जो सिवाय की बातों का मतलब न समझती हो। राजवीर ने एक बार फिर नित्या के बालों को पकड़ा और नैना के सामने लेकर आया और फिर सिवाय से बोला, अब इसका क्या करना है? सिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, बताओ चाचू, पुलिस को बुलाएं या इन दोनों बहनों को भी नर्क पहुंचा दे? हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, बताओ नैना, क्या करें? तुम्हें जेल जाना है या फिर दुनिया से जाना है? सिवाय नैना को देखकर बोला, चाचू, अगर यह मर गई तो यह जीत जाएगी और खुद को बर्बाद होते हुए कैसे देखेगी? इसलिए इसे जेल जाना बेहतर है, क्योंकि इसकी फोटो अखबार में आएगी, इसे पब्लिसिटी मिले। वैसे भी तो इसे पब्लिसिटी चाहिए थी ताकि अपने गिरे हुए करियर को उठा सके। दिन रात प्रेस इसके आगे पीछे घूमेगी। इसका एक इंटरव्यू लेने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को पैसे खिलाएगी। चाचू, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, सबको जवाब देती देती थक जाएगी। मैं इसका केस किसी को लड़ने नहीं दूंगा, इसे तो आराम से सजा हो जाएगी।
हाँ, फांसी तो नहीं होगी लेकिन उम्र कैद जरूर हो जाएगी। इसका या हुस्न, इसकी या जवानी, इसका करियर, सब, इसका पैसा, सब कुछ जेल की चार दीवारी के बीच रहेगा। और आपको पता है चाचू, जेल में जो औरतें होती हैं, सुना है वह नैना जैसी औरतों को तो नोच कर खा जाती हैं। वैसे नैना कपूर के लिए यह एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी इसे हीरोइन बनना था तो यह वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लेगी। नैना कपूर सुन्न होकर सिवाय की बातें सुन रही थी। नैना कपूर को समझ आ रहा था कि अगर वह जेल चली गई तो इसका करियर और उसकी जिंदगी, उसका पैसा, रुतबा, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। जो दुनिया वाले उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं वही दुनिया वाले उसे नफरत की नज़रों से देखेंगे। वैसे भी शिवा ने कॉन्टेस्ट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर वह जेल चली गई तो बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। और यही सब सोच सोच कर नैना कपूर का दिमाग खराब हो रहा था। सिवाय फिर बोला, राजवीर फोन लगा, जरा बुलाते हैं, पुलिस को बताते हैं नैना कपूर ने सरफराज का खून कर दिया। मैं आई विटनेस बन जाऊंगा और दिव्यांश तू ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद ले। चाह कर भी नैना कपूर जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर यह जेल से बाहर आई तो फिर हमारे इतना पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं। तुझे पता है दिव्यांश, जेल में खाना इटालियन ऐसा नहीं मिलता। वहाँ तो सूखी रोटी, सूखी सब्जी, चटनी, दाल, चावल यही सब मिलता है। वह भी कैदियों को खुद ही बनाना पड़ता है। या भी वहाँ जाकर अपना खाना खुद बनाएगी। लेकिन यह खाना कैसे बनाएगी? या तो अपने नेल पर पेंट भी खुद नहीं लगाती, खुद से खाना बनाकर खाएगी। राजवीर ने हंसते हुए कहा, सिवाय जब दो थप्पड़ लगेंगे ना तो अपने आप सीख जाएगी। मैंने तो सुना है वहाँ औरतों को मारते भी हैं और जो औरत काम नहीं करती उसे मार मार कर उसका गला सुजा देते हैं। नैना का भी सुजा देंगे और जब नैना गला सुजवा लेगी तो आराम से खाना बना देगी। नैना यह सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूमने लगा। जेल चली गई और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। यही सब सोच सोच कर नैना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उठाई और अपने ही माथे पर लगा ली। कोई कुछ नहीं बोला, बस नैना के ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे थे। नित्या चिल्लाई, नहीं दीदी ऐसा मत करना, दीदी प्लीज ऐसा मत करना, दी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, दी मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, दी प्लीज मत जाना दी। लेकिन नित्या के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल नैना ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। नैना सुसाइड कर चुकी थी। नैना की बॉडी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और नित्या को राजवीर ने छोड़ दिया। नित्या जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। नित्या की आंखें बंद नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में झपकना ही बंद कर दिया हो। उसके सामने उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो आज इसे अपने किए की सजा मिल ही गई। राजवीर, पुलिस को फोन करो और पुलिस से कहो नित्या ने अपनी बहन को मार दिया। यह सुनते ही नित्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, मेरी तरफ मत देखो नित्या, अगर तुम्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी शराफत का फायदा उठाओगी। मैंने तुम्हारी बहन को कई बार माफ किया लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी माफी को मेरी कमजोरी समझ लिया। नित्या बेसुध से अपनी बहन की लाश के पास बैठी हुई थी। रघुवंशी ब्रदर्स वहां से जाने लगे। हर्षवर्धन हीर को थामे हुए बाहर आ चुका था। शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था और वह भी बाहर आ गया। धीरे धीरे सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। हर्षवर्धन और हीर बैक सीट पर बैठे हुए थे। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। राजवीर ने गियर चेंज ही किया था कि हर्षवर्धन बोला, रुको राजवीर। राजवीर रुक गया। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरने लगा तो राजवीर ने पीछे पलटकर कहा, चाचू अच्छे मत बनो, वह लड़की अच्छे के लायक नहीं है। हर्षवर्धन ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं राजवीर, नित्या की गलती नहीं थी, नैना की गलती थी। नैना सुसाइड कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हमें नित्या को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। वैसे भी उसकी बहन मर गई, इससे ज्यादा बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। हर्षवर्धन वापस से उस टूटे फूटे घर के अंदर गया और फिर नित्या के पास जाकर बोला, नित्या। नित्या ने आंखों में आंसू लिए हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, यहाँ से चली जाओ। यहाँ से ही नहीं, इंडिया से कहीं दूर चली जाओ। अपनी बहन के पास बैठकर रोने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार लो। तुम्हारी बहन यही डिजर्व करती थी। शुक्र मनाओ कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना तुम तो इससे भी ज्यादा बड़ा डिजर्व करती हो। जाओ यहाँ से और अपने जिंदगी की नई शुरुआत करो।
मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई केस नहीं चलेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस जाने लगा तो नित्या आज फूट फूट कर रोने लगी। हर्षवर्धन बहुत अच्छा था, उसका मन हुआ कि वह नित्या को संभाल ले, लेकिन अगले ही पल उसे वह पल याद आ गया जब सरफराज ने हीर की साड़ी को हाथ लगाया था और हर्षवर्धन नित्या को बिना देखे वहां से चला गया। नित्या को उसके दुख के साथ थोड़ी देर बाद रघुवंशी मेंशन के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से उतरे सब और मेंशन के अंदर चले गए। वरदान अपनी बेटी को शिवाय के हाथों सौंप कर बाहर ही चला गया। सब मेंशन के अंदर आ गए। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपने कमरे में आ गया। फिर जैसे ही अपने कमरे के अंदर आई, उसका रोना तो तेज हो गया। हर्षवर्धन हीर को अपने सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो हीर के आंसू हीर की बात मान ही नहीं रहे थे। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह अपने घर वापस आएगी। हर्षवर्धन हीर की हालत समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जितना वह कर सकता था उसने कर दिया था। सरफराज और नैना दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। हीर ने रोते हुए कहा, पीहू के डैडी, मैं गंदी हो गई, उस आदमी ने मुझे गंदी कर दिया। हर्षवर्धन ने हीर को खुद से गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूम कर कहा, तुम कभी गंदी नहीं हो सकती। अगर तुम गंदी हो गई तो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को वॉशरूम में ले आया। उसने शावर ऑन करा और हीर के गालों को सहलाने लगा। हीर के आंसू रुक नहीं रहे थे और हर्षवर्धन समझ रहा था हीर के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसके पवित्र आंचल को किसी ने पकड़ लिया। क्या होगा आगे दोस्तों, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।